वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें गुल प्लाजा में जो हुई आतिशबाजी और उसके बाद आए दिन वहां से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है और अब भी बताया जा रहा है कि 30 से 35 अफराद नीचे मलबे तले दबे हो सकते हैं। 70 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। कुछ ऐसी लाशें हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है। मैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इस पे तजिए सुन रहा था, उनकी राय जान रहा था, कोशिश कर रहा था जानने की, तो उनका कहना था कि शायद डीएनए भी अब मुमकिन ना हो। दीगर जो इससे आगे की चीज है, इससे आगे की मेडिकल ट्रीटमेंट है, किस तरह पता चले कि आया ये कौन शख्स है, इसका ताल्लुक किस खानदान या किस खून से था, वो पता करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के और ज़ाहिर शहर कायद के रहने वाले हैं, तो बेहतर इस पर बात कर सकेंगे। रेहान हाशमी साहब साबिक एमएनए हैं और सीनियर पॉलिटिशियन भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, जिनको हमारे बुजुर्ग पॉलिटिशियन फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इब्तदा कर लेते हैं। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला सानहा नहीं है कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुआ, फिर उससे पहले भी ये सानहात देखते रहे इस किस्म की। लेकिन इस जो गुल प्लाजा का वाकया है, इसको 1 से 1.5 घंटा ताखीर से बताया जा रहा है। जो इब्तदाई तौर पे मालूमात सामने आई है कि फायर ब्रिगेड का अमला ही लेट पहुंचा, सदर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला भी नहीं बनता। तो ये लेट होना, ये गफलत होना, फिर इसके साथ साथ वो आग जो एक मामूली इब्तदाई तौर पे आग थी, वो तीसरे दर्जे में तब्दील हो जाना, और अभी तक लाशें निकलने का सिलसिला जारी है, इस पे क्या कहेंगे सर? सर, अगर आप इजाजत दें जी तो मैं थोड़ा सा आपसे मौजू पे हट जाऊं। जी। गुल प्लाजा से हट के हाँ। एक तो ये चीज है कि मैं पूरे पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा हूं अच्छा। कि कराची के हालात इतने खराब हैं, इतनी नाजायज बिल्डिंगें बन चुकी हैं कि आज तो छोड़िए, अगर खुदा ना खास्ता एक हल्का सा भी जलजला आ गया, जबकि ये अर्थक्वेक जोन है, तो यहाँ सैकड़ों में नहीं, हजारों और लाखों में कैजुअल्टीज होंगी। इससे कि शहर को लूटा जा रहा है। उर्दू जबान का लफ्ज है, गलत लफ्ज है, लेकिन इसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस शहर के साथ बलात्कार किया जा रहा है, रेप ऑफ द सिटी फॉर द लास्ट 3-4 डिकेड। ये पाकिस्तान का वो शहर है जो 60% टैक्स जमा करता है और 40% रेवेन्यू पूरी मुल्क की पैदा करता है जी। इस वक्त जो भी कराची आता है पंजाब से, केपीके से, खासतौर पे इस्लामाबाद से, अगर वो खून के आंसू ना रोए इस वैष्णियों के शहर को खंडर होते हुए देख के, ये न कूड़ा उठता है, न बसें हैं, न कोई ऐसी सड़क नजर आती है जिसके अंदर कोई गड्ढे ना हो, कोई फुटपाथ साबुत नजर नहीं आता, ग्रीन बेल्ट है नहीं। जो हालत इजार इस शहर की बनाई हुई है, इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। ठीक है, और उसका सलूशन फिर क्या समझते हैं सर? एक मिनट जी जी। एक आपको पहले सही कर लेना चाहिए। सर, शहरी मामला के ऊपर मफाद से ज्यादा जो है वो सूबे की हुकूमत का जोर होता है। हाँ। खास तौर पे 18वीं तकनीक के बाद जी। तकरीबन जितने ये म्युनिसिपल इश्यूज हैं, लाइक बिल्डिंग कंट्रोल, फायर फाइटिंग, एजुकेशन, हेल्थ, जी, लोकल बॉडीज, ये सब सूबाई सब्जेक्ट है। बिल्कुल। इसका हल कुछ नहीं है। कराची के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, सारे नुमाइंदे, और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की जाए। जैसे कि इसको चाइना कटिंग ने मारा, इसको नाजायज बिल्डिंगों ने मारा। हाँ। इसकी तबाही शुरू हुई जब हमने कच्ची आबादियों को रेगुलाइज किया। ठीक है। और उसके बाद मुतबादिल हुकूमतें आई, वोट की खातिर कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करती रही। अब इस शहर के अंदर आप सोचें कि 40% से ज्यादा लोग, यानी अगर आप कम से कम भी आबादी 2.5 करोड़ लेते हैं तो 1 करोड़ लोग जो है कच्ची आबादियों में रहते हैं, जहां गलियां इतनी तंग है कि फायर टेंडर जा ही नहीं सकता। ये आग के सिलसिले आप सोचे कि पूरे शहर में कराची का रकबा देखिए और 32 के करीब फायर स्टेशन देखिए, टोटल गाड़ियां देखिए, आपको
मजाक किया जा रहा है। ये कहना कि इस शहर के अंदर कोई फायर ब्रिगेड है भी नहीं है। सर आपके दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में, मैं आपको एक रिपोर्ट मेरे सामने आई, उसमें बताया गया है कि 68, जब आपके विफाक में हुकूमत थी, 68 सिंध को गाड़ियां दी गई थी फायर ब्रिगेड की। जब अभी ये आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ और जरूरत पड़ी तो उस वक्त पता चला कि 28 व्हीकल्स मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की। वो 68 गाड़ियां जो आपने दी थी वो कहां गई सिंध की? ये भी एक सवालिया निशान है। जी, सवालिया निशान तो सिंध में हर चीज पे है जी। इसे कमीशन माफिया जिंदाबाद और पक्के के डाकू जिंदाबाद। अभी तक तो आपने कच्चे के डाकुओं का जिक्र सुना था जी। जो हुकूमत में बैठे हुए वो पक्के के डाकू हैं। उनका वाहिद मकसद, उनका ताल्लुक इस शहर से नहीं होता। और जब से हर चीज को उन्हीं ने, जो कराची का नाम जिस चीज के साथ जुड़ा था उसके कराची काट के सिद्ध कर दिया। एग्जाम्पल, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो गई। फिर जो कराची मास ट्रांजिट सिंध मास ट्रांजिट हो गया, जबकि किसी और शहर में, कराची में जब मास ट्रांजिट नहीं तो बाकी किसी शहर में कोई नहीं। वो कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो गया। उसका क्यों किया जाता है कि जी ये खत्म हो जाए हक कि ये जो है ये कराची के लोग इन इदारों को मैन करें, इसके डायरेक्टर्स बने। यहाँ तो सीधी सीधी ज्यादा से ज्यादा लाओ और उन सबको जो है जितना थाने या बाजारे बिकते, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिकती है कि वजीर ऊपर अफसरान को इतने पैसे मिलने चाहिए। फिर वो जिस तरह लेते हैं, जब वो किसी से लेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं आंख भी बंद करनी पड़ती है। और यही जो है साइकिल चलता जा रहा है और ये मुल्क तबाह होता जा रहा है। चले, मैं रेहान हाशमी साहब से भी इस हवाले से जान लेता हूं ना। आप सीनियर सियासतदान है, ज़ाहिर है आप एक पार्टी से आप मुंसलिक भी रहे एक लंबा अरसा और आप उनके एमएनए भी थे। तो सर आपका दौर में भी मेयर रहा आपकी पार्टी का, उससे पहले जमात इस्लामी का भी मेयर रहा, लेकिन मुकम्मल सलूशन कोई नहीं दे सका शहर के हवाले से। मैं अभी एक तजियाकार से बात कर रहा था, उन्होंने कहा अगर पीपल्स पार्टी के पास 17 साल से हुकूमत है, अगर पूरे कराची को बुलडोज करके नए सिरे से भी बनाया जाता तो 17 साल काफी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमी का इंजन है जी, जो तकरीबन 80% रेवेन्यू जनरेट करके सिंध को देता है। और सिंध के अरबाब इख्तियार इसको अपना कैपिटल सिटी भी बोलते हैं, इस हद तक कि यहां से जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं उस हद तक। और मगर कराची की किस्मत का फैसला देखा गया कि वो लोग करते हैं जो कराची से इलेक्ट नहीं होते। ये आप ऐसे बदकिस्मत शहर की बात कर रहे हैं, जिस तरह के नकवी साहब ने बताया, कि जिसका अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं है, जो आर्टिकल 140A का इतलाक जहां पर नहीं है, जिसको तकरीबन 10 साल से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जिसमें पानी 20 साल से पानी की एक बूंद में भी इजाफा नहीं हो पा रहा, जिसमें K4 का मंसूबा तातुल ज़दा है, जहां पर लोगों की आमद होती है, एक्सपेंशन होती है, पॉपुलेशन इनफ्लो है, लेकिन उसकी आबादी को गिना जाता है उसका आधा, और इस्तफसार करने पे उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और बहुत बड़ा कमाल कर दिया जाता है। यहां पर अजनास उतने लोगों की आती है जो तकरीबन 4.5 करोड़ 4.25 करोड़ के करीब, लेकिन इसको गिना जाता है उसी मुताबिक के। यहाँ का एमएनए इलेक्ट होता है 5 से 7 लाख वोटों अफराद पॉपुलेशन के ऊपर, जबकि दूसरी जगह का एमएनए इलेक्ट हो जाता है 1 लाख के अंदर अंदर। यहाँ की यूसी बनती है कई लाख नफूस पे मुश्तमिल, और उसको भी उतने ही पैसे मिलते हैं, जबकि किसी और जगह का उससे आधे से आधा नफूस हो उसको भी उतने पैसे मिलते हैं। तो इस्तेहसाल ज़दा शहर है, महरूमियों का शिकार शहर है, आलमी यतीम खाना है ये। अब आप ऐसे शहर की बात कर रहे हैं, तो देखें जिस तरह नकवी साहब ने बताया आपको, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह बेहंगम अंदाज में मल्टीपल एजेंसीज इस शहर को कंट्रोल कर रही हैं। कहीं पर केटीए है, एलडीए है, एमडीए है, केएमसी है, डीएमसी है, टीएमसी है, कंटोनमेंट है, डीएचए है। तो इस शहर का वाली वारिस कौन है? क्या मेयर को कहें हम? जो मेयर आज चले, इन तमाम वजूहात के बावजूद भी आज आप वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लेकर
जिसको कहते हैं क्लिक का प्रोग्राम, वो भी सॉफ्ट लोन के तौर पे कर रहे हैं। कराची वाला पूरा कराची शहर पूरे मुल्क को चला रहा है, लेकिन कराची की रिहैबिलिटेशन में थोड़ा सा इनपुट देने के लिए आप सॉफ्ट लोन ले रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के दोस्तों की हुकूमत है, मेयर भी उनका है, वसाइल भी हैं, तमाम इदारे भी हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी उनके पास है, तो चीजों को बेहतर कर देना चाहिए था ना। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम क्लेम्स को रद्द कर देना चाहिए था आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर। ये तो वो है जो कि हम कई दिहाइयों से रोते ही आ रहे हैं और मुख्तलिफ फोरम पे भी कर रहे हैं, सियासी प्लेटफॉर्म पे जब पार्लियामेंट में थे तब भी ये बात करते रहे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि देखें, मिन हैसुल कौम हम प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारी प्रिपेयर्डनेस लेवल ये है कि खुदा न खास्ता जलजले की खुदा न खास्ता शिद्दत में इजाफा होता है, कहीं आता है, तो हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। बैनुल अक़वामी मरवजा तरीक़ाकार जो फायर रिहैबिलिटेशन, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर टेंडर्स का होना चाहिए, उसके बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। इसी तरह पानी की तरसील का मामला है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मामला है। यहाँ पर मुख्तलिफ मॉल्स या वर्टिकल एक्सपेंशन हुई है। चले वर्टिकल एक्सपेंशन जो है वो इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी की अलामत है, लेकिन ये कैसी प्रॉस्पेरिटी है कि वर्टिकल एक्सपेंशन हो रही है लेकिन यूटिलिटी की रिहैबिलिटेशन नहीं हो रही, अपग्रेडेशन नहीं हो रही। लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी और की है, जवाबदेह कोई और है, पैसे कोई और देता है, तवक्का किसी और से की जाती है। ठीक है हाशिमी साहब, मैं चाहूंगा सोल्यूशन की तरफ भी आपसे कुछ जानना चाहूंगा। जो मुस्तफा कमाल साहब ने फरमाया कि विफाक को दे देना चाहिए, इससे पहले सूबे की बातें होती रही, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर विफाक के पास जाता है और विफाक भी इसी तरह ट्रीट करता है कराची को, तो फिर क्या हल क्या है? देखें, मैं कबल इसके केस आपके इस मौजू पे जाऊं, देखिए आर्टिकल 140A मौजूद है जो कि कहता है कि प्रोविंशियल एंड प्रोविंसेस जो हैं वो डिवॉल्व करेंगे फर्दर अपनी अथॉरिटीज, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपनी पावर्स है वो डेवोल्यूशन की तरफ जाएगी। रूट लेवल डेमोक्रेसी की अगर बात करें, जिस दिन आपके मुल्क में आईने पाकिस्तान का निफाज हो गया, जिस तरह कानून और आइन कहता है, ये कानून की आइन की वॉयलेशन कर रहे हैं वो लोग, तो अगर आप बेहतर करना चाहते हैं ना तो आप कानून के ऊपर अमलदारी करवा दें। नहीं हो रही अमलदारी। अब 18वीं तरमीम का रूह, उसकी बुनियादी रूह क्या थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटीज, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल पावर्स एज वेल। नहीं हो रहा। अब उसके बाद आपके पास क्या हल है? आपके पास मास सिवाय इसके हल नहीं है कि आर्टिकल 140B लेकर आ जाएं जो कि ये वाज़ेह करे कि, जिसके बारे में मेरे ख्याल में बात भी हुई थी कुछ अरसे पहले, जो कि ये वाज़ेह करे कि वो सूबे जो कि नीचे डिवॉल्व नहीं करेंगे उन पे कुछ ना कुछ कदगन लगाई जाए कि उन सूबों को नेशनल फाइनेंस कमीशन में कटौती कर दी जाए, उन सूबों से सवाल किया जाए, उन सूबों को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग ना कॉल करने के ऊपर कुछ ना कुछ कदगन लगानी जरूरी है। ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैं समझता हूं कि एक जो हो सकता है स्टेप वो है। इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर रियासत पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाना चाहती है स्मूथली, तो आपको इस इकोनॉमी के इंजन को बचाना होगा। अब सूबा अगर नहीं बचा पा रहा इसको, मतलब इसको बेहतर अंदाज में नहीं चला पा रहा, तो रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या रियासत की आर्टिकल 148 के जुमरे में आकर ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको फेडरल टेरिटरी के तौर पे अनाउंस करे, इवन के फॉर द टाइम बीइंग? यहाँ पर गवर्नेंस का ये हाल है। आपका ये तजर्बा जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपका तजर्बा ये है और आपकी सोच ये है कि इसे विफाक के अगर हवाले कर दिया जाए तो बेहतरी आ सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक ऑप्शन में तो ये ना, देखिए पहला ऑप्शन तो ये है कि आर्टिकल 140A का इतलाक हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि 18वीं तरमीम को उसके रूह के मुताबिक अमल दरामद हो। मतलब 18वीं तरमीम में जो NFC अवार्ड का मामला, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान कई बात, उस पे आपको समझते हैं कि उस पे कदगन नहीं होना चाहिए, वो ठीक है लेकिन इंप्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल मनु, आप कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे ना, आप आइन की वॉयलेशन कर रहे हैं। आप अगर आईने पाकिस्तान में लिखी हुई किसी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो वो इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी रियासत की नहीं है क्या? इन्फोर्समेंट किसकी जिम्मेदारी है? आप अगर इन्फोर्समेंट भी नहीं करवा पा रहे तो आपको कुछ ना कुछ रियासत की जिम्मेदारी बनती है ना कि अपनी इकोनॉमिक को, अपनी इकोनॉमी को, अपने
इकोनॉमी के इंजन को बचाने के लिए आपको क्या स्टेप लेना है? आबादी अक्सरियत की बुनियाद पर अगर 5 ऐसे अफराद जिनकी नेक नियति ना हो, अगर आबादी अक्सरियत की बुनियाद पर किसी चीज को अमेंड कर दें, तो क्या रियासत हाथ पे हाथ रख के बैठेगी कि आबादी अक्सरियत की? भाई, आबादी अक्सरियत की बुनियाद पर अगर कोई चीज रियासत के लिए गलत हो रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी किसकी है ये? ठीक है। और आखिर में कह दीजिएगा कि ये हम पैसिफिक अगर बात करें गुल प्लाजा के हवाले से ही, तो साला साल कराची की पहचान थी, एक बड़ा शॉपिंग मॉल। इसका अगर ये पता चलता है कि किसी की गफलत है तो एक मॉरल ग्राउंड क्या होना चाहिए? रिजाइन करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को कानून के सामने पेश कर देना चाहिए? और क्या आप ऐसी तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? देखें, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान में मोरल वैल्यूज की तो बात नहीं है। यहाँ पर तो मोरल वैल्यूज को गिर जाने की वजह से तो आज ये मसाइल हो रहे हैं। एक ऐसी इमारत थी जहां पर एक स्पेसिफिक टाइम में ताले लगा दिए गए, वहां से धुआं उठना शुरू हुआ था कि वहां पर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। कितने कितने ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि जहां पर सेफ्टी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट का ख्याल रखा गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल तक का सफर जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल से, उस दरमियान में जितनी भी खामियां हुई हैं, खराबियां हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी इंस्टीट्यूशंस पे तो आती है ना। और उसका चेक कौन करेगा एनुअल बेसिस के ऊपर? उसको बेहतर उसके ऊपर कदम कौन लगाएगा? आप अगर किसी और अगर फर्ज करें कि इंतजामिया जो कि बिल्डिंग इंतजामिया थी वो भी है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब होनी चाहिए। और बदकिस्मती से लगता यह है कि जितनी डेंस पॉपुलेशन है, इस डेंस पॉपुलेशन के अंदर आप फायर एग्जिट्स वगैरह के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। ना तो किया इदारों ने किया, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनकी मोबिलिटी उस तरह नहीं है, उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है। फिर ये आम आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज जाना चाहिए। जिम्मेदारी लेने की बात है। गवर्नर सिंध को क्या पड़ी थी, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, इस हादसे के फौरन बाद वहां पर पहुंचे हुए थे, वहां से फोन कर रहे थे। ये गवर्नर सिंध एक रियासत का नुमाइंदा होता है। ये एग्जीक्यूटिव पावर ना होने के बावजूद भी अगर गवर्नर सिंध पहुंच सकते हैं, तो वो वुजरा कि जिनके हाथ में इख्तिदार है, ताकत है, तमन्नाई है, और वो सो कॉल्ड चैंपियन है जमहूरियत के, उनको तो पहुंचना चाहिए था ना। सवाल तो यहां पर ये भी होता है कि देखिए, आग ने झुलसा है उन तमाम लोगों को जिनकी सियासी कोई भी वाबस्तगी थी। वो आग ने ये नहीं देखा कि किसकी क्या जबान है। वो उसकी जद में जो आया वो लुकमा अजल बन गया, वो शहीद हो गया। ऐसे हादसात को रोकने के लिए इंतहाई जरूरी है कि आप ऐसे बड़े शहर को, कि जहां पर तमाम तर लिसान के, जुबान के लोग रहते हैं, उसको बेहतर करें अगर मुल्क से आप मुखलिस हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रेहान हाशमी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन साहब, एक MNA, और फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से हमारे साथ थे। और गुल प्लाजा की सूरत हाल पे बात हो रही है। 70s नंबर जो है 70 से ऊपर जा चुका। हर गुजरते दिन के साथ आज छठा रोज़ है गुल प्लाजा की आग को। हफ्ते की शब ये आग लगी थी और उसके बाद आए दिन वहाँ से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि लाशें जो निकाली जा रही हैं, अब उनकी पहचान DNA से भी होना मुश्किल दिखाई देता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान आदिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।